2020 के अंदर बीए पार्ट फर्स्ट का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल, उसके अंदर जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, उसके पेपर के 10 प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे कि ये 10 प्रश्न किस तरीके से हम 50 शब्दों में इसके उत्तर दें, डायग्राम रेखा चित्र के माध्यम से उसको समझेंगे बिल्कुल इजी वे के अंदर। तो इसके अंदर चलो अपने शुरुआत करते हैं। तो ये न केवल ये यानी बीए पार्ट फर्स्ट के लिए बल्कि भूआकृतिक विज्ञान में एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए भी यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उससे संबंधित भी कुछ प्रश्न इसमें यानी पूछे जाते हैं। जैसे इसमें हम 2-3 लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं, यानी एस्ट्रोसाइट क्या है या जियोडिकल प्रकाश क्या है, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि एक प्रश्न मैं आपके लिए भी रखूंगा कि आप उस प्रश्न का यानी उत्तर कमेंट में आप देंगे। तो इसके अंदर चलो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम 2020 के अंदर सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर भौतिक भूगोल के सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं जिग्सा फिट क्या है। जिग्सा फिट बेसिकली क्या है? जिस प्रकार कोई वस्तु के दो टुकड़े कर, जिस प्रकार किसी वस्तु के दो टुकड़े कर उसको पुनः मिलाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, उसी तरीके से वेगनर महोदय ने बताया कि हमारी जो पेंजिया है, पेंजिया को वर्तमान के जो महाद्वीपों को जोड़कर पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। जिस प्रकार यानी अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को आपस में मिलाया जा सकता है, यानी उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका से। तो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका को तो अफ्रीका से, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से मिलाकर यानी एक खंड के रूप में जोड़ा जा सकता है। इसी घटना को जिग्सा फिट के नाम से जाना जाता है। तो जिग्सा फिट में रटने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार किसी वस्तु को के टुकड़े करके उनमें मिलाया या जोड़ा जा सकता है, उसी तरीके से वेगनर के अनुसार पेंजिया के जो वर्तमान के जो महाद्वीप है उनको जोड़कर पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। इसी घटना को ही बेसिकली क्या कहा जाता है? जिग्सा फिट कहा जाता है। उदाहरण जैसे दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका से मिलाया जा सकता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि दोनों पूर्णतः तो नहीं, लेकिन ये दोनों आपस में यानी मिलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, तो ये जो मुख्य रूप से क्या है, आपस में किसी वस्तु को तोड़कर जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसको वेगनर ने जिग्सा फिट कहा है। तो ये अपना चैप्टर आया है वेगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत है, उसमें से ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो जिग्सा फिट जिस प्रकार किसी वस्तु के यानी टुकड़े कर पुनः मिलाया जा सकता है, उसी प्रकार वेगनर के अनुसार पेंजिया को यानी वर्तमान के विभिन्न महाद्वीपों को जोड़कर पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। उदाहरण जैसे अंध महासागर के दोनों तटों पर स्थित जो यानी महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के यानी पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। वहीं हम बात करें अफ्रीका को दक्षिणी अमेरिका से मिलाया जा सकता है। इस घटना को जिग्सा फिट के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रश्न मैं आपके लिए रख रहा हूं, हालांकि इसका भी हम शॉर्ट वीडियो क्लिप के माध्यम से अध्ययन करेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, एस्ट्रोसैट क्या है। ये देखिए बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर लेटेस्ट करंट में बनाकर ये प्रश्न है, एग्जामिनर ने दिया है। तो यानी ये एस्ट्रोसैट बेसिकली यदि हम इसका अध्ययन करें तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन को समर्पित भारत का पहला क्या है, उपग्रह है एस्ट्रोसैट। पहली बात तो क्या है, एस्ट्रोसैट खगोलीय पिंड जो हमारे ब्रह्मांड में है उनका अध्ययन
करने के लिए भारत की तरफ से समर्पित एक पहला उपग्रह है, जिसको कहां से छोड़ा गया भाई? आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से PSLV, कौन से, यानी यहां है हरिकोटा, तो PSLV से यह 28 सितंबर 2015 को यानी यह एस्ट्रोसैट यानी छोड़ा गया था, और एस्ट्रोसैट के माध्यम से खगोलीय शोध को समर्पित है, यानी ये पहला एक प्रकार का उपग्रह है, या इसको एक वेधशाला के रूप में स्थापित किया गया है। तो एस्ट्रोसैट यानी करंट का पर्सन बना के दे दिया। हालांकि ऐसे पर्सन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन वर्तमान में देखें तो ऐसे पर्सन भी आने लगे हैं। तो एस्ट्रोसैट के बारे में रटना नहीं है कि एस्ट्रोसैट खगोलीय पिंडों के अध्ययन को समर्पित भारत का पहला उपग्रह है, जो आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से PSLV से 28 सितंबर 2015 को छोड़ा गया, और जिसमें क्या है, यानी ब्रह्मांड के विभिन्न खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा समर्पित पहला यानी उपग्रह है एस्ट्रोसैट है। तो एस्ट्रोसैट यानी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा 28 सितंबर 2015 को हरिकोटा आंध्र प्रदेश में PSLV के द्वारा छोड़ा गया एक उपग्रह है, या इसको हम एक यानी खगोलीय वेधशाला भी प्रमुख रूप से कह सकते हैं, जिसमें शोध कार्य प्रमुख रूप से इसके अंदर किए जाते हैं। तो सटीक उत्तर देना है कि एस्ट्रोसैट खगोलीय पिंडों के अध्ययन को समर्पित भारत का पहला उपग्रह है, जिसको आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से PSLV के द्वारा 28 सितंबर 2015 को छोड़ा गया। तो ये अब हम देखेंगे तीसरे प्रश्न में अनाच्छादन क्या है। अनाच्छादन किसे कहते हैं? तो देखिए, अनाच्छादन बेसिकली अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया होती है। तो अनाच्छादन को सीधा शास्त्रीय उत्तर लेंगे, अपक्षय अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया अनाच्छादन कहलाती है। जो ये दोनों जो कारक हैं, पृथ्वी के जो विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं उसके समतलीकरण का कार्य करते हैं, इसलिए इस बल को समतल स्थापक बल, चूंकि ये बाह्य तरीके से लगता है, इसको बाह्य का बल कहते हैं। तो अनाच्छादन अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया है, जिसके अंदर अपक्षय बेसिकली क्या है, इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है, अपक्षय को परिभाषित कीजिए। तो अपक्षय के अंदर भौतिक या रासायनिक कारकों की वजह से किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूटकर फूटकर बिखरने की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली अपक्षय कहलाती है। वहीं अपर्दन क्या है? भौतिक या रासायनिक कारकों की वजह से किसी भी चट्टान का अपने स्थान से अपर्दित होकर दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापन होने की क्रिया है, वो बेसिकली क्या कहलाती है? अपर्दन कहलाती है। और अपक्षय अपर्दन की क्रिया को सक्रिय बनाता है। तो अपक्षय बेसिकली स्थैतिक क्रिया है, अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है। और अनाच्छादन अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया बेसिकली क्या कहलाती है? अनाच्छादन है। तो अनाच्छादन के अंदर यानी एक स्थान पर चट्टानें टूटकर फूटकर बिखरेगी भी, और अपर्दन के द्वारा दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापन भी होगा। तो इसके अंदर तीन प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो एक तो सीधा है, जैसे ये पूछ लिया 2020 में अनाच्छादन क्या है, तो सीधा सा उत्तर देना है अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया अनाच्छादन है, जिसमें अपक्षय और अपर्दन के अंदर चट्टान अपने स्थान पर टूटेगी फूटेगी बिखरेगी, वो तो अपक्षय है। और चट्टान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रतिस्थापन हो जाएगा वो बेसिकली क्या है? अपर्दन है। तो अपक्षय और अपर्दन के अंदर स्थैतिक और गतिशील दोनों प्रक्रियाएं यदि शामिल कर लेंगे तो वो घटना कहलाती है अनाच्छादन के रूप में कहलाती है। फिर इसके अंदर यानी चूंकि अपने इसके साथ इन चैप्टर में और कौन कौन से प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करते हैं। क्लास में मैं बारीकी से इन प्रश्नों को करवाता हूं, तो आप वहां देखेंगे। तो एक प्रकार का ट्रायल है। तो नेक्स्ट हम देखें अपक्षय, तो मैंने डिस्कस कर लिया भौतिक या रासायनिक कारक।
भौतिक का मतलब सूर्य ताप हो सकता है, इसके अलावा वायु हो सकती, बहुत सी कारक है, आर्द्रता हो सकती है, पाला हो सकती है, तुषार क्रिया हो सकती है। तो भौतिक, रासायनिक, जैसे आपने देखा होगा लोहे की वस्तु को सर्दी में जब ओस आती है बाहर रख देते हैं, जंग लग जाता है, क्यों? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिसके कारण भूरी रंग के अंदर लोहा बिखर कर निकलना प्रारंभ हो जाता है, यानी बिखरना प्रारंभ हो जाता है, वो रासायनिक क्रिया है। तो भौतिक या रासायनिक कारकों की वजह से किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूटकर बिखरने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है। यदि अपक्षय आता है तो, यदि आ जाता है अपर्दन, तो इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे? भौतिक या रासायनिक कारकों की वजह से किसी भी चट्टान का अपने स्थान से अपरदित होकर दूसरे स्थान पर जो प्रतिस्थापन हो जाता है, वो बेसिकली क्या है? यानी क्या? अपर्दन कहलाता है। तो अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें अपक्षय है, अपर्दन के अंदर सहायकता करता है। तो ये आ गया अनाच्छादन, जिसमें 3% देख लिए, अनाच्छादन, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया। अब हम देखते हैं बेनी ऑफ जोन क्या है। व्हाट इज द बेनी ऑफ जोन? तो बेनी ऑफ जोन है क्या भाई? सीधी सी बात है, जो हमारी पृथ्वी का जो यानी भूपर पट्टी है, उसके मंडल के अंदर यानी क्या है? विभिन्न प्रकार की प्लेटें हैं। जैसे कई कहते हैं 7 प्लेटें, कई कहते हैं 6-14 गौण प्लेटें, जो 100 किलोमीटर मोटाई के अंदर मुख्य रूप से क्या है? पाई जाती है। और ये प्लेटें जब आपस में छेपित होती है तो ये क्या करती है? पिघलती है, यानी मैग्मा क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है, और वहां से भूकंप मूल की यानी उत्पत्ति स्थान बेसिकली होता है। और ये जो महासागरीय प्लेटें होती है वहां विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो सीधा सा सटीक उत्तर यदि हम दें तो महासागरीय प्लेटों का वह भाग जहां क्षेपण के बाद भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे बेनी ऑफ जोन कहते हैं। तो बेनी ऑफ जोन क्या है? यानी पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं, प्लेटें जब आपस में टकराती है तो वो मैग्मा के रूप में, क्यों? तापमान और टकराएंगी तो मैग्मा के रूप में यानी पिघल जाएगी, और वहां से फिर क्या है? भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार महाद्वीप या महासागरीय प्लेटों का वह भाग जहां क्षेपण के बाद भूकंप की उत्पत्ति होती है, बेनी ऑफ जोन के रूप में जाना जाता है। तो बेनी ऑफ जोन जब दो प्लेटें टकराएगी तो बीच में क्या है? द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी, पृथ्वी के अंदर हलचल होगी, वहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार यानी स्थलीय या महासागरीय प्लेटों का वह भाग जहां क्षेपण के बाद भूकंप की उत्पत्ति होती है, बेनी ऑफ जोन कहते हैं। ये हो गया बेनी ऑफ जोन का भी हमने कलेक्ट कर लिया, अनाच्छादन भी हो गया, जिग्सा फिट क्या है, एसोसेट क्या है। अब हम देखेंगे पेडिमेंट क्या है। देखिए पेडिमेंट बेसिकली यदि हम देखें शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में हालांकि 90 से 95% वायु अपर्दन करती है, लेकिन उन क्षेत्रों में जो वर्षा का जल है और वर्षा के जल के द्वारा भी अपर्दन होता है, और वर्षा के जल के द्वारा अपर्दन से निर्मित एक स्थलाकृति है पेडिमेंट, जिसको हम एक डायग्राम के माध्यम से, यानी यहाँ 4-5 स्थलाकृतियां हैं जो न केवल एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए बल्कि बीए पार्ट फर्स्ट, इसके अलावा विभिन्न कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो यूजीसी नेट हो या स्कूल लेक्चर जैसे एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम उन चीजों का अवलोकन करेंगे। तो पहली तो बात है पेडिमेंट। तो पेडिमेंट शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों के अंदर जल के द्वारा अपर्दन क्रिया के कारण निर्मित एक स्थलाकृति है। कैसी स्थलाकृति है कि पर्वतीय अग्रभाग तथा बजादा के मध्य अपर्दित शैल सतह वाला जो सामान्य ढाल होता है उसको पेडिमेंट कहते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये पर्वतीय अग्रभाग होते हैं जहां छोटे छोटे यानी शिखर चोटियां प्रमुख रूप से पाई जाती है, और पर्वतीय अग्रभाग से पर्वतों से जब नीचे आते हैं तो उसका ढाल थोड़ा क्या होता है, यानी मंद होता है। आगे आते हैं और ढाल थोड़ा सा कम होता है, तो यानी एक मैदान का रूप आ जाता है। और नीचे अंत में एक यानी नीचा जलीय गर्त होता है जहां वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, उसको बेसिकली क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। तो यानी पर्वतीय अग्रभाग तथा यानी
बालसन के मध्य जो तीव्र ढाल वाला जो अपर्दित शैल ढाल वाला जो भाग होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, पेडिमेंट कहलाता है। तो पेडिमेंट को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों के अंदर वर्षा जल के द्वारा पर्वतीय अग्रभाग, यानी ये पर्वतीय अग्रभाग है, ये इधर क्या है, ये बजादा है, पर्वतीय अग्रभाग तथा बजादा के मध्य अपर्दित शैल सतह वाले सामान्य ढाल वाले जो भाग होते हैं वो बेसिकली पेडिमेंट कहलाते हैं। और पेडिमेंट बेसिकली नगन शैल वाला भाग होता है जो वर्षा के अपर्दन के कारण थोड़ा ढाल, जैसे पर्वतीय से यानी बजादा की तरफ इसका ढाल है वो बेसिकली कम होता जाता है। तो ये तो क्या है, पेडिमेंट। दूसरा इसके अंदर मिलता जुलता शब्द है यानी प्लेया क्या है, तो प्लेया बेसिकली यदि इसके अंदर भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्लेया रेगिस्तानी भागों में या शुष्क अर्धशुष्क प्रदेशों में पर्वतों से घिरी जो बेसिन होती है, पर्वतों से घिरा हुआ जो नीचा भाग होता है उसको बेसिकली क्या कहते हैं, बालसन के रूप में जाना जाता है। यानी पर्वतीय अग्रभागों के मध्य यानी बजादा, पर्वतीय अग्रभाग तथा बजादा के मध्य जो निम्नवर्ती जो बेसिन होती है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, यानी प्लेया कहा जाता है, या जिसको हम बालसन भी कहते हैं। बालसन और प्लेया में क्या डिफरेंस है उसका भी हम अवलोकन करेंगे। देखिए प्लेया तो रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन, वो तो बेसिकली क्या कहलाती है, बालसन। और बालसन की तली के अंदर जब सिल्ट, नमक और कैल्शियम के कण जब जमा हो जाते हैं तो झील की तली ऊंची हो जाती है, उसको बेसिकली कहते हैं प्लेया। देखिए बालसन से मिट्टी, विभिन्न प्रकार के लवण इस प्लेया में आ जाते हैं, तो प्लेया की तली ऊंची हो जाती है, कई बार ये लवणी हो जाती है। तो नमकीन प्लेया तो कहते हैं सेलिनोस, और सीधा मीठा जल यदि हो तो वो कहलाती है प्लेया। तो प्लेया रेगिस्तानी भागों के अंदर वर्षा जल के द्वारा यानी निर्मित एक अस्थायी झील होती है, बेसिकली प्लेया। दूसरा हम बात करते हैं, ये प्लेया को यानी सहारा मरुस्थल के अंदर ऐसी जो प्लेया है उसको कहा जाता है खंबारी ममलाह कहा जाता है। ये यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया है कि अरब का जो मरुस्थल है वहां जो पाई जाने वाली जो प्लेया है उस प्लेया को किस नाम से जाना जाता है, तो खबारी ममलाह के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.25 गुना बड़ा है। वहां इसको कहते हैं सट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, यानी जो प्लेया है उसको सट के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बजादा क्या है। फिर भी बजादा यदि हम देखना चाहें तो प्लेया तथा पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद ढाल वाला जो मैदान होता है वो बेसिकली बजादा कहलाता है। और पेडिमेंट और प्लेया में जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे बजादा का ढाल है वो बढ़ता जाता है, और प्लेया के पास लगभग 1 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ 7, 8, 10 डिग्री तक भी ढाल प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है। तो बजादा तथा प्लेया के मध्य पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद ढाल वाला जो मैदान होता है उसको तो क्या कहते हैं, बजादा कहते हैं। प्लाया किसे कहते हैं कि बालसन की तली में सिल्ट नमक जमने से जो तली ऊंची हो जाती है, जो अस्थायी झील होती है उसको बेसिकली क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। प्लाया में जब नमकीन या नमक के कण जम जाते हैं तो ऐसी झील को कहा जाता है सेलिनोस। तो इसके नंबर इसमें सेलिनोस के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या इसके अंदर इस जो प्लाया है इसको अरब के मरुस्थल में खंबारी ममलाह कहते हैं, सहारा के मरुस्थल में इसको शट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार एक आता है कि बैडलैंड ट्रॉपिक क्या है। बैडलैंड का मतलब होता है उत्खात स्थलाकृतियां। जैसे अपने राजस्थान के अंदर चंबल नदी
जब वर्षा ऋतु में भयंकर बाढ़ लेके आती है तो यानी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में विस्तृत रूप में जल फैल जाता है और वहां 1.5 से 2-2.5 फीट तक गहरे खड्डे खोद देती है। और चूंकि वो वनीय क्षेत्र है तो ऐसी जो अवनालिका अपरदन युक्त जो यानी स्थलाकृति होती है जो कृषि के लिए अनुपयोगी हो जाती है, तो ऐसी भूमि को बैडलैंड ट्रॉपिकल यानी उत्खात स्थलाकृति के रूप में जानी जाती है। और चंबल नदी भारत की सबसे ज्यादा उत्खात स्थलाकृतियां प्रमुख रूप से निर्माण करती है। तो यानी पर्वतीय अग्रभाग में जब यानी वर्षा के जल के कारण धाराएं बहती है और उस क्षेत्र के अंदर यानी जल जब एक धारा के रूप में प्रवाहित होता है, वहां जब चट्टानों के अंदर अवनालिका या छोटे छोटे गड्ढों युक्त जो स्थलाकृति बनाता है उसको कहा जाता है यानी उत्खात स्थलाकृतियां। तो 4 प्रश्न इसके अंदर बन गए। प्लेया किसे कहते हैं, बजागा इसको प्रमुख रूप से किसे कहते हैं, या इसको पेडिमेंट क्या है, या उत्खात स्थलाकृतियां क्या है। तो 4 प्रकार के प्रश्न इस तरीके से यानी बीच में से प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो एमए प्रवेश हो या बीए पार्ट फर्स्ट हो। फिर अब अगले प्रश्न की तरफ बैठते हैं कि पेडिमेंट के साथ हमने 4 प्रश्नों का अवलोकन कर लिया। अब हम देखेंगे बेसिकली मेसा या बूटी क्या है। तो मेसा क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम या रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझने का अध्ययन करेंगे। क्योंकि मेसा बेसिकली स्पेनी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है मेज या टेबल तुले, जो संपाट जो पठारी भाग होता है। और वो कब होता है, जब ज्वालामुखी का लावा निकल गया और लावा निकलने से पर्वतीय यानी ढालू भाग पर यानी घाटियों के ऊपरी भाग के अंदर यानी आसपास की चट्टानें अपरदित हो जाती है और ऊपर का भाग मेज और टेबल सदृश से जो स्थलाकृति बनती है उसको बेसिकली कहा जाता है मेसा कहा जाता है। तो सीधा सा रखने की आवश्यकता नहीं, मेसा एक स्पेनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है टेबल या मेज तुल्य स्थलाकृति। तो ये स्थलाकृति प्राचीन काल में ज्वालामुखी के जो लावा चट्टानें हैं वो लावा चट्टानें नदियों के द्वारा काट ली जाती है। जो घाटियों के ऊपरी भाग के अंदर जो मेज या टेबल नुमा जो स्थलाकृति होती है उसको बेसिकली कहा जाता है मेसा कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कोलोरेडो प्रांत के अंदर अनेक मेसा देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर रांची के पठार के पास में जो पाट प्रदेश है उस पाट प्रदेश के अंदर भी प्रमुख रूप से कई मेसा मिलते हैं जिसको हम वहां पाट के रूप में भी यानी इसको कहा जाता है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो बेसिकली कहलाते हैं मेसा। अब बात आता है बूटी क्या है। तो बूटी यानी ये तो हो गया मेसा यानी लावा, ज्वालामुखी का लावा है, ऊपरी आसपास की चट्टानें हट जाती है और ऊपर घाटियों के ऊपरी भाग में जो यानी सपाट मेज तुल्य जो स्थलाकृति होती है वो तो होती है मेसा। और मेसा का जब अपरदन होते होते वो एक छोटे यानी टेबल नुमा जो स्थलाकृति बचती है तो वो कहलाती है बूटी। तो बूटी मेसा का छोटा रूप बेसिकली क्या कहलाती है, बूटी कहलाती है। जैसे ये डायग्राम में देख सकते हैं यानी ये घाटी है, घाटी के आसपास वाले क्षेत्रों में अपरदित होने के कारण चूंकि लावा चट्टानी कठोर होती है और उसका अपरदन कम होता है तो ऊपर यानी मेज तुल्य या टेबल तुल्य जो स्थलाकृति होती है ज्वालामुखी लावा के आसपास की चट्टानें नदियों के द्वारा अपरदित होने के कारण घाटी के ऊपरी भाग के अंदर जो ऐसी स्थलाकृति बनती है उसको मेसा कहते हैं। चूंकि ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है तो ज्वालामुखी मेसा के नाम से भी जाना जाता है। और जब इसका अपरदन होते होते मेसा का छोटा आकार बच जाता है, छोटा रूप बच जाता है, उसी को ही बेसिकली बूटी के नाम से जाना जाता है। और मेसा बेसिकली स्पेनी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य क्या है, मेज या टेबल सदृश से जो स्थलाकृति लावा चट्टानी प्रदेशों में नदी घाटियों में अपरदित होने के कारण जो टेबल तुल्य जो स्थलाकृति बचती है उसको बेसिकली मेसा कहते हैं। मेसा का छोटा रूप बूटी कहलाता है। तो ये हमने देख लिया मेसा व बूटी। अब हम बात करते हैं बृहद। ये कौन से वाले टॉपिक में है भाई, इसके अंदर यदि हम देखना चाहें
तो ये ज्वालामुखी वाला टॉपिक के अंदर किसी सलाह करती देखने को मिल सकती है, और पक्षी वाला जो टॉपिक है उसमें ये जो पेडिमेंट है वायु के द्वारा अपर्दित जो सलाह करतियां हैं उसके अंदर से ये टॉपिक से ये पेडिमेंट शब्द है वो यानी 2 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा गया था। अब बात करते हैं वृहद संचलन जिसको मास मूवमेंट कहते हैं। तो मास मूवमेंट है क्या? तो देखिए पर्वतीय अग्र ढालों के सारे जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है यानी अपक्षित शैल चूर्ण विस्तृत रूप से ढाल के सारे जब नीचे खिसकता है तो उसको बेसिकली वृहद संचलन के रूप में इसको जाना जाता है। इसको चूंकि वृहद संचलन का दूसरा पर्यायवाची शब्द है वृहद क्षरण यानी विस्तृत रूप से यानी अपक्षित चट्टानें ढाल के सारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से नीचे की तरफ जो परिवहन होता है मलबा जिसमें विभिन्न प्रकार के अवसाद होते हैं वो कहलाता है यानी क्या वृहद संचलन। जैसे इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं ऊंचे पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भागों के सारे जब चट्टानों अपक्षित होती है और अपक्षित मलबा गुरुत्व ढाल के सारे जब नीचे खिसकता है और नीचे खिसककर नीचे जब परिवहनित हो जाता है और ये क्रिया जब विस्तृत क्षेत्र में होती है, विस्तृत मलबा नीचे आता है तो इस क्रिया को वृहद संचलन या इसको वृहद क्षरण के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस टॉपिक को हमने यानी भूशक्लन के अंदर भी देखा था। तो भूशक्लन के अंदर तो कई प्रकार के कारक होते हैं, उसमें वर्षा अत्यधिक वर्षा के कारण भूशक्लन हो सकता है यानी कई कारण होते हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी की क्रियाएं हैं या मानवीय क्षेत्र के कारण में भूशक्लन की घटनाएं, इसमें योगदान होता है पृथ्वी के जो ग्रेविटी पावर है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो अपक्षित मलबा है गुरुत्व ढाल के कारण उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ यानी तलहटी के अंदर विस्तृत रूप से जो मलबा के जो प्रवाह की क्रिया है वो बेसिकली वृहद संचलन या वृहद क्षरण के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये हमने देख लिया वृहद क्षरण। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कलाकृति भू अवनति। देखिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ही क्या है यानी घुमाया गया है। डिस्क्राइब द जियोलाइंस, इसमें क्या होता है भू अवनति से तात्पर्य है यानी वलित पर्वतों का जो उत्पत्ति स्थल है उसको बेसिकली कोबर जो भूगोलवेता है। हालांकि हमने कोबर का वलित पर्वतों की उत्पत्ति से जो संबंधित सिद्धांत है अपने इस क्लास में भी देखा है और यूट्यूब चैनल पर भी डाल रखा है, तो उसका अवलोकन करोगे तो ये भू अवनति या भू सन्नति आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर भी हम उस 2 नंबर के प्रश्न के माध्यम से यदि 7 नंबर का आता है उसको यानी हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो भू अवनति या जिसको भू सन्नति कहते हैं तो है क्या ये भू सन्नति, तो इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी इसको स्ट्रिक्ट यदि 5 लाइनों के अंदर 50 शब्दों में उत्तर देना है तो भू सन्नति वलित पर्वतों का उत्पत्ति स्थान है जिसको कोबर ने क्या कहा है भूसन्नति नाम दिया है भू अवनति को। और भूसन्नति के अंदर देखें जैसे 2 पर्वतीय अग्र देशों के मध्य यानी उथला लंबा कम गहरा जलीय जो गर्त होता है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है भूसन्नति। तो भूसन्नति को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं भू अवनति वलित पर्वतों का उत्पत्ति स्थल है जिसको कोबर ने भूसन्नति कहा है। भूसन्नतियों के बारे में आगे लिखे कि भूसन्नतियां लंबे संकरे तथा उथले जलीय गर्त होते हैं जिसमें क्या होता है आसपास के क्षेत्रों से तलछटीय निक्षेप होता है और निक्षेप के साथ धसाव होता है और धसाव के बाद जब सैन्य धाराएं चलती है तो उसके कारण वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। जैसे हमने उसमें कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत में देखा था कि भारत प्रायद्वीपीय पठारी भाग जिसको इंडियन प्लेट कहते थे एशियन प्लेट के मध्य उत्तर भारत का विशाल मैदान जहां हम खड़े हैं चाहे अपना राजस्थान हो पंजाब हो हरियाणा हो यूपी इस क्षेत्र में टेथिज सागर था, टेथिज भूसन्नति थी। और जब इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट का मलबा भूसन्नति में जमने से इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ विस्थापित हुई तो बीच का मलबा में वलन पड़ गया जिसके कारण वलित पर्वतों हिमालय जैसे विशाल ऊंचे पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। इसलिए वलित पर्वतों को यानी
क्या कहा जाता है, भूसन्नति का, यानी इसमें पालना कहते हैं। क्यों? वह इस भूसन्नति में ही वलित पर्वत झूलते हुए निर्मित होते हैं, तो इसलिए भूसन्नति को वलित पर्वतों का पालना के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हम इसको 7 नंबर के प्रश्न में भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, रटने की आवश्यकता नहीं, डायग्राम के माध्यम से यानी हम समझ सकते हैं कि भूसन्नति वलित पर्वतों का उत्पत्ति स्थल है, जिसको कोबर ने यानी क्या कहा, भूसन्नति कहा है। भूसन्नति, भू अवनति इसका पर्यायवाची शब्द है। तो भूसन्नति बेसिकली है क्या, यानी भूसन्नति लंबे संकरे उथले जलीय गर्त है, जिसमें तलछटीय निक्षेप के साथ धसाव होता है, फिर यानी उसमें सवेनी धाराएं चलती है, चट्टानी बीच का मलबा वलित होता है, जिससे वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो वलित पर्वतों का उत्पत्ति स्थल है वो भूसन्नति है, जो बेसिकली यदि हम देखना चाहें तो भूसन्नति लंबे संकरे उथले जलीय गर्त होते हैं, जिसमें क्या होता है, दोनों अग्र प्रदेशों से मलबा जमता है, धसाव होता है, फिर उसमें संपीड़न होता है, तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो बेसिकली ये आ गया क्या, भूसन्नति। अब हम अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है, तो इसके अंदर देखना चाहें तो ऊर्ध्वपातन भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। यानी ऊर्ध्वपातन क्या है, एक प्रकार की भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें यानी कोई भी ठोस पदार्थ ऊर्जा पाकर गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम बात करें, कपूर होता है और कपूर के अंदर थोड़ा सा यदि बाहर रखते हैं, थोड़ा सा ताप लगता है, तो वो गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और इसी क्रिया को ही ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन के अंदर बेसिकली एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ तापमान पाकर गैस में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण जैसे कपूर ठोस होता है, जब उस पर तापमान लगता है तो वाष्प के रूप में बदल जाता है, और इसी क्रिया को ही बेसिकली ऊर्ध्वपातन के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया ऊर्ध्वपातन। अब जोडिकल प्रकाश क्या है, मन तो कर रहा है बता दूं, लेकिन इसको अपने एक सरप्राइज के रूप में आपके को छोड़ा जाता है कि कौन से चैप्टर से ये प्रश्न आया है, पहली बात। नंबर, इसका उत्तर क्या है, गूगल के माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हो, किताब में भी बेसिकली ये प्रश्न आपको मिलेगा। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें। यदि आपको ये उत्तर नहीं आता है तो फिर क्लास में इस प्रश्न को आपसे बताया जाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने 10 की अपेक्षा 15-16 प्रश्नों जो 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एग्जाम में आ चुका है, तो इससे निश्चित रूप से 2-3 प्रश्न आने की संभावना है। तो इस प्रकार ये 2020 का है, 2019, 18, 17 4 पेपरों का हम यानी अवलोकन करेंगे। उसमें 60 से 70 प्रश्न जो न केवल आपके बीए पार्ट फर्स्ट में, एमए प्री में, बल्कि विभिन्न कंपटीशन में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये एस्ट्रोसेट है, यानी लेटेस्ट जीके का प्रश्न भी बन गया कि खगोलीय पिंडों का अध्ययन को समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो एस्ट्रोसेट है, जो कहां से छोड़ा गया, हरिकोटा आंध्र प्रदेश से पीएसएलवी के द्वारा 28 सितंबर 2015 को छोड़ा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना। यानी खगोलीय पिंडों को अध्ययन करने के लिए एक प्रकार की ये क्या है, वेधशाला है। तो इस प्रकार के जो करंट के प्रश्न जो बनते हैं, जो विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें नहीं केवल हम फिजिकल का बल्कि संसाधन और पर्यावरण भूगोल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एमए के अंदर पर्यावरण भूगोल के अंदर भी उन प्रश्नों का हम क्लास के अंदर तो डिस्कस करते ही हैं। इसके अलावा जो कुछ स्टूडेंट हैं जो क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, तो उसको भी इसका बेनिफिट मिले।
तो उसी उद्देश्य से कुछ पेपरों को यानी यहाँ भी सोल्व आपको करवाएंगे। तो इसी के साथ क्या है, आज का टॉपिक अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।